सो हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कंपनीज एक्ट 2013 का पूरा मतलब जितना भी चैप्टर सारा उसके अंदर दिया गया वो सारा चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे पार्ट में ये वीडियो डिस्कस करेंगे। आज पहले हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। और चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी भी हम पूरा एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको 3-4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली चैप्टर 1 में है क्या, कंपनीज एक्ट 2013 का एप्लीकेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है, कहाँ एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल हुआ, ये सब बेसिकली इसके अंदर है। और किस किस पे एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 है तो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा और किसी पे नहीं एप्लीकेबल, लेकिन नहीं, इसमें एप्लीकेबिलिटी इसका बहुत लोगों को बताया है किस पे एप्लीकेबल है, तो वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी में बहुत सारा डेफिनेशन भी दिया गया है, तो वो सारा डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मेरा जो मेन फोकस है वो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी के एप्लीकेबिलिटी फोकस है। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी के एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी पीपीटी नोट्स मैंने खुद बनाया है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे देख सकते हैं हेडिंग चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन से स्टार्ट करें हम लोग। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 पहला जो पॉइंट है इसमें कहता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब जैसे कोई पिक्चर का होता है टाइटल होता है ना, जैसे कोई भी पिक्चर मान लीजिए उसका टाइटल होता है, तो इसमें कंपनी एक्ट 2013 का भी चैप्टर 1 में पहले शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? द कंपनीज एक्ट 2013। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब होता है कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। जैसे इंडिया है, अब कुछ कुछ एक्ट होता है जो पहले होता था, अब तो मतलब सब, तो जब से जम्मू कश्मीर में वो जो सेक्शन हटा है, मतलब हटा नहीं सॉरी अमेंड हुआ है, तो तब से तो सारे जो भी सेक्शन मतलब जो भी सारा है वो सब पे एप्लीकेबल हो गया है। तो एक्सटेंड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये? तो ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है ये। अब कमेंसमेंट, कब ये कमेंस हुआ था कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स इमीडिएटली। सेक्शन 1 कब फोर्स कम इनटू फोर्स कब हो गया था? व्हेन एक्ट वाज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। पता है हम लोग को कि जब एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया जाता है तब से वो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। और डेट क्या है इसका होने का? 30 अगस्त 2013। कॉल ये क्या हो गया, एक मिनट। तो 30 अगस्त 2013, ठीक है। तो इस टाइम ये क्या हुआ था, ऑफिशियल गैजेट में छापा गया था और ये उसी टाइम से सेक्शन 1 जो इसका है वो उसी टाइम से एप्लीकेबल हो गया था। और जो रेस्ट सेक्शन है ऑन डिफरेंट, जो और बचा वो सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट डेट से एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। अब किस किस के ऊपर ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है? तो देखिए पहले तो एवरी कंपनी के एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 है तो जाहिर सी बात है कंपनी पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। अब नेक्स्ट, banking company only to the extent it's not inconsistent with its own specific act, banking regulation act 1949। इसका मतलब क्या होता है? ये कंपनी एक्ट 2013 बैंकिंग कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट इज नॉट, उतना ही एप्लीकेबल है कि इनकंसिस्टेंट ना हो जाए उसके खुद के स्पेसिफिक एक्ट। जैसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट का, सॉरी बैंकिंग कंपनी का एक खुद का एक्ट है क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो फॉर एग्जाम्पल पहले बात करते हैं हम लोग। कोई मैटर है जिसपे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी कुछ कह रहा है और कंपनीज एक्ट 2013 भी कुछ कह रहा है, ठीक है, सेम मैटर है। तो उसमें जो मैटर फॉलो करेगा बैंकिंग कंपनी जो फॉलो करेगा वो कौन सा मैटर फॉलो करेगा? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा है वो फॉलो नहीं करेगा जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज एक्ट 2013 में मान लीजिए कोई ऐसा बात लिखा है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं लिखा है, तो वो फिर कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा बैंकिंग कंपनी। अगर ऐसा कोई मैटर है जो कि बैंकिंग कंपनी फॉलो करने से जो उसका एक्ट में बात लिखा है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करे। कंपनीज एक्ट 2013 वहां पे वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी ओनली टू द एक्सटेंट इट्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स ओन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक एक्ट है उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। वो अगर इनकंसिस्टेंट है तब वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही फॉलो करेगा, कंपनीज एक्ट 2013 तब नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, insurance company only to the extent it's not inconsistent with its own specific act, that is Insurance Act 1938 and Insurance Regulatory। इंश्योरेंस कंपनी कहाँ तक वो फॉलो करेगा? इंश्योरेंस मतलब वो सेम इसी तरह बैंकिंग कंपनी का जैसे बताया गया है कि उतना ही फॉलो करेगा ताकि वो इनकंसिस्टेंट ना हो जाए कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 या इंश्योरेंस रेगुलेटरी से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 के मुकाबले में वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है तब उस केस में इंश्योरेंस एक्ट 1938 फॉलो होगा या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी, तब वहाँ कंपनीज एक्ट 2013 वो फॉलो नहीं करेगा। तो मेन एक्ट से जो बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी है उसके मेन एक्ट से कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मेन एक्ट हमेशा सुप्रीम होगा, सब
सबसे सुप्रीम क्या होगा, मेन एक्ट। मेन एक्ट हमेशा सुप्रीम होगा और उसके बाद आएगा कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अब नेक्स्ट, electricity company only to the extent it's not inconsistent with its own specific act, electricity company एक्ट 2003। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी एप्लीकेबल है सेम वही चीज जो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उसके खुद का जो एक्ट है उससे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट 2003 के साथ। ठीक है, अब कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ऐसा कंपनी जो स्पेशल स्टैट्यूट्स और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दो बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है अभी तक। कौन कौन से दो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे क्या एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 2013, ये गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाई किया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट तो है ये। अब बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में, अभी तो सिर्फ खाली इसका एप्लीकेबिलिटी समझ रहे हैं, आगे आने वाले डेफिनेशन कंपनी का डेफिनेशन सीखेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट का बहुत सा कुछ का। ठीक है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है कंपनी एक्ट 2013 और एनएचएआई। ठीक है, एनएचएआई पे, तो ये दोनों जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये कौन नोटिफाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। ठीक है, ठीक है, ये हाईवे वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो मैंने अपने पिछले जो वीडियो डाला था लॉ का मीनिंग, उसमें मैंने बोला था कि हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में जो डेफिनेशन है वो कभी भी ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे, मे बी डिफाइंड एज या कुछ भी इसी तरह, तो हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कभी भी डेफिनेशन को, ये गलत होता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो मतलब जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो हम उस समय ये भी बोले थे कि डेफिनेशन या तो मीन से डिफाइन होता है तो इंक्लूड से डिफाइन होता है। तो अब वो उस चीज को पूरा क्लियर करने हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे आपको कि क्या होता है मीन्स, क्या होता है इंक्लूड्स, क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मीन्स डिफाइनेशन दो तरह से डिवाइड होता है, मीन्स और इंक्लूड्स। ठीक है, अब होता क्या क्या है देखिए, मीन्स क्या रहता है, एग्जॉस्टिव रहता है और रेस्ट्रिक्टिव रहता है। एग्जॉस्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव मतलब कि जो लिख दिया सो लिख दिया। अब मीन्स में कोई डेफिनेशन मीन्स से डिफाइन है यानी उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। और लिखा है कि जैसे डेफिनेशन को लेते हैं, कंपनी का डेफिनेशन है, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। तो कंपनी का ये डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है, तो ये क्या होगा, एग्जॉस्टिव हो गया, मतलब पूरा है डेफिनेशन, अब इसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, और ये रेस्ट्रिक्टिव रहता है। ठीक है, तो जो लिख दिए सो वो लिख दिए, तो अब ये डेफिनेशन को कोई मतलब चेंज नहीं हो सकता इसमें, कुछ और इंक्लूड नहीं हो सकता। अब इंक्लूड्स, अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट है तो वो क्या रहता है, इंक्लूसिव इन नेचर, मतलब उसमें और भी बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल इन नेचर, इसका मीनिंग हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और इट कैन बी एक्सटेंड, लिखा है ना, इट कैन बी एक्सटेंडेड। मींस क्या रहता है, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, जो लिख दिया सो लिख दिया, वो पत्थर का लकीर होता है, उसको कोई मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इंक्लूड से कोई डेफिनेशन स्टार्ट है यानी वो क्या रहता है, इंक्लूसिव इन नेचर, उसमें और कुछ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल इन नेचर, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और इट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।